भारत में हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप केसेस देखे जाते हैं। क्या दुनिया में से भारत एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा रेप केसेस सामने आते हैं? ये बात सोचने पर इतनी मजबूर करती है और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या की तरफ अगर हम देखें तो 140 करोड़ के पास भारत की जनसंख्या है। जिसको लेकर अगर बात करें तो दुनिया में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन जाता है। और अगर केसेस की बात करें तो ऐसे केसेस और भी कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन शायद भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इतने ज़्यादा केसेस भारत में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात सोचने पर मजबूर ये करती है कि भारत में इतने ज़्यादा रेप केसेस क्यों होते हैं? क्या भारत के लोगों का जो दिमाग, जो सोचने की शक्ति है, वो इस कदर काम करती है कि उनको समझ नहीं होती कि वो कर क्या रहे हैं? ऐसी ही बातों को लेकर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें विक्टिम को बलात्कार करने के बाद मार दिया जाता है और ऐसे केसों को लेकर बहुत सारे दोषियों को सज़ा हुई है। क्या सारे दोषियों को फांसी की सज़ा हो चुकी है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली केस जो कोलकाता में हुआ है, अगस्त 8-9 तारीख 2024 को जो केस कोलकाता में हुआ है, वो रिसेंटली केस ऐसा था जिसको देखकर काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो दबा दिए जाते हैं, या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने आते नहीं, जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। ऐसी बातें अगर किसी के सामने हम रखेंगे तभी लोगों को इस बात के बारे में नॉलेज होगी कि ये टॉपिक असल में बात करने वाला है। क्योंकि लोग डरते मारे कुछ ऐसे टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और उन पर बात करना समझते अच्छा नहीं समझते। क्योंकि हमारे अगर देश की बात करें तो काफ़ी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इसमें बात करने को बुरा समझते हैं, और इसीलिए अगर हम बात करें तो इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉक होनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि जैसे ही कोलकाता केस जिसमें एक ट्रेन डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है वो कहानी सामने आती है, तो सारे वो पिछले केस निकलकर सामने आ जाते हैं जिनमें बड़ी दरिंदगी के साथ किसी लड़की को रेप करने के बाद मार दिया जाता है। और अगर हम बात करें ऐसे केसेस भारत में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो हर साल भारत में 30,000 से ज़्यादा रेप केसेस सामने आते हैं। ये बात सोचने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन क्या सच में इतने केस सामने आते हैं? तो जी हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो भारत में देखे जाते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? क्या लोगों का दिमाग बिल्कुल उस तरफ काम कर रहा है जिन पर हमें सोचना नहीं चाहिए, या फिर कोई और कारण है? कुछ साल पहले दिल्ली में एक निर्भया कांड होता है जिसमें लड़की का रेप करके मार दिया जाता है और बड़े बुरे तरीके से लड़की को मारा जाता है। और अगर बात करें तो उसके दोषियों को फांसी हो चुकी है या नहीं, तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने देश की जो कानून की बात करें तो कानून में लोगों का ये सोचना होता है कि अगर कोई ऐसा गुनाह करता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए, तो लोग इसको बड़ी सज़ा मानते हैं कि दोषी ने गलत काम किया था और उसको फांसी देकर मार दिया गया। क्या ये सही है या नहीं? और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कोलकाता केस की, जो रिसेंटली कोलकाता में केस हुआ है जिसमें ट्रेनिंग डॉक्टर को रेप करने के बाद मार दिया जाता है, और बहुत सारी कहानियां बाद में निकलकर सामने आती है कि इस वजह से लड़की को मारा गया। अगर हम देखें तो शायद जो भेदभाव लिंग में किया जाता है भारत में, उसको लेकर भी ये बात सामने आ सकती है कि लोगों में
शायद इस बात का भी ख्याल होता है कि लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा। हमारी मेंटालिटी जो इंडिया की है, इंडिया के लोगों की है, शायद इसी कारण भी इंडिया में ऐसे केसेस आते हैं। और अगर हम क्लियरली बात करें तो जो अभी केस हुआ है उसमें क्या होता है, उसमें जो ट्रेनिंग डॉक्टर होती है वो जैसे ही सोने जाती है अपने सेमिनार हॉल में, वहाँ पर एक दरिंदा जो कि शराब के नशे में वहाँ पर आता है, जो कि वहाँ पर ड्यूटी कर रहा होता है और उस लड़की को मार देता है। और लड़की के साथ दरिंदगी होने के बाद, लड़की को मारने के बाद वो आराम से जाकर सो जाता है। और सीबीआई इस पर काम कर रही है और जल्दी ही इस केस का निपटारा होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें, इस केस से पहले बहुत सारे केसेस और भी भारत में ऐसे हो चुके हैं जिसमें लड़की को रेप करने के बाद मार दिया जाता है। इस सारी कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस पर चर्चा की है, जिन लोगों ने इस टॉपिक पर रिसर्च की है, अगर हम उनकी बात करें तो बहुत हैरानीजनक खुलासे होते हैं जो शायद आम इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि जो लोग रेप करते हैं उनके दिमाग में तब क्या चल रहा होता है और ऐसा क्या होता है जो उन लोगों को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करता है। 1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट जो कि इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे, जिनमें रेपिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू करना था, इसके लिए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जारी की जिसमें उन्होंने रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने के न्योता दिया सबको जिन्होंने कुछ ऐसा किया था। और उनको शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई कॉल करेगा। रिसर्चर थे सैमुअल डी स्मिथीमैन। उन्होंने लॉस एंजलिस के कई न्यूज़पेपर में एक अजीब एडवर्टाइजमेंट दिया था। असल में बात ये थी कि वो अपनी रिसर्च के लिए रेपिस्ट को ढूंढ रहे थे जिन्होंने ऐसे दरिंदगी भरे काम किए हुए थे और वो उनकी इंटरव्यू लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दी ताकि जो कोई हो सके वो इंटरव्यू के लिए सामने आए और उनको ये पता चल सके कि असल में रेपिस्ट के दिमाग में चल क्या रहा होता है। और इसीलिए उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि शायद उनको कोई मैसेज या कॉल नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनको 200 के करीब लोगों की कॉल और मैसेजेस आते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो उन 200 लोगों में से 50 लोगों का इंटरव्यू किया जाता है और उनसे वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं किए थे। और जो वो ये 50 इंटरव्यूज़ करते हैं उनमें जो खुलासे होते हैं वो बहुत हैरानीजनक होते हैं, जो शायद हर किसी को हैरान कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ करती है मधुमिता पांडे, जो कि भारत में तिहाड़ जेल में जो बंद रेपिस्ट होते हैं उनमें से 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू करते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयार होते हैं और जो वो खुलासे करते हैं वो हैरान करने वाले होते हैं। मधुमिता पांडे असल में 22 साल की एक लड़की थी जिन्होंने इसके बारे में जानना चाहा कि रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, और इसलिए उन्होंने परमिशन लेकर 122 रेपिस्ट की तिहाड़ जेल में इंटरव्यूज़ ली और जो खुलासे किए वो आपके सामने जब आएंगे आप हैरान हो सकते हैं। मधुमिता पांडे और स्मिथीमैन की अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो ये बहुत रेयर है। तो अगर हम बात करें तो इस टॉपिक पर बात तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है, जिसके बारे में बात अगर हो तो बहुत अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सकती है। और अगर बात करें तो इन दोनों रिसर्चर्स की जो रिसर्च है उसमें जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो हैरान इसलिए करती हैं क्योंकि उन रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो ऐसा काम करते हैं। वो असल में शुरू से ऐसे होते हैं या अचानक उनसे ऐसा काम हो जाता है कि वो सारी उम्र पछताते हैं। और इसलिए हम अगर बात करें, हम रेप को तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक हम रेपिस्ट को समझ नहीं पाते कि उनके दिमाग में तब क्या चल रहा होता है। और जो कुछ
रिसर्च में सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि जैसे कोई रेपिस्ट होता है तो लोगों की धारणाएं उसके बारे में ये होती है कि ये दरिंदा है, ये जानवर है, या इसके सोचने की शक्ति जो है वो राक्षस जैसी है। अगर ऐसी बात करें तो जो इंटरव्यूज़ ली गई हैं इन रेपिस्ट से, तो देखने में ये आया था कि बहुत सारे रेपिस्ट वो आम इंसान की तरह थे। उनके सोचने की शक्ति बहुत नॉर्मल थी और वो जैसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई नॉर्मल आदमी करता है। मधुमिता पांडे की रिसर्च में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब वो रेपिस्ट के साथ बात कर रहे थे तो कुछ बातों को लेकर उनको रेपिस्ट पर भी दया आ रही थी कि उन्होंने ऐसा काम कर कैसे दिया। ये बहुत सारी बातें होती हैं कि उस टाइम दिमाग में चल क्या रहा होता है। असल में दिमाग ऐसा क्या कर देता है जब रेपिस्ट इतना भयानक काम कर देता है। और यही बात एक कनेडियन रिसर्चर ने भी कही थी। उसने जब रेपिस्ट के साथ बात की जो कि कई लड़कियों के साथ रेप कर चुका था और बाद में कईयों को मार चुका था, उससे जब बात करते हैं तो उन्होंने भी यही कहा कि वो बिहेव उनका जो था वो काफ़ी नॉर्मल था, जैसे कोई उनकी बातों से ये जजमेंट नहीं होती थी कि वो ऐसा कर भी सकता है, और उनके जब बात होती है तो उन पर तरस आता है। ऐसी बातें काफ़ी रिसर्च में सामने आई हैं। लेकिन जब वो दरिंदगी करते हैं तब ऐसा क्या होता है जो उनको कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म कर देता है, और वो ऐसा कुछ कर देते हैं जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होता, और शायद बाद में जब वो भी सोचते हैं कि उनसे ये कुछ हो गया है तो वो भी पछताते हैं, और ये पश्चाताप सारी उम्र उनके साथ चलता है। और इसी बात को लेकर काफ़ी रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आई हैं रेपिस्ट की जिसमें वो पछतावा नहीं करते कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, वो इस बात को गलत नहीं मानते। रिसर्चर मैरी कोस यूके प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि जब उन्होंने दोषी से बात करने की कोशिश की तो उसने इस बात को मान लिया कि रेपिस्ट ने ज़बरदस्ती की है, तो रेपिस्ट इस बात को लेकर मान जाता है कि हाँ उसने ऐसा किया है। लेकिन जब वो ये क्वेश्चन करती है कि उन्होंने क्या रेप किया है तो वो जो दोषी होता है वो इस बात को मना कर देते हैं। तो इसी बात से एक बात ये भी समझने को आती है कि जो रेपिस्ट होता है उसको जब ये कहा जाता है कि उसने गलत काम किया तो वो मानते हैं कि हाँ उनसे हुआ है, लेकिन वो जब रेप की बात आती है तो वो ये नहीं मानते कि उनके द्वारा रेप किया गया है। और जो इंडियन रिसर्चर है जो मधुमिता पांडे है उसका भी यही कहना है कि जो रेपिस्ट होते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि उन्होंने रेप किया है तो वो इस बात को मानते ही नहीं कि उन्होंने ये घिनौना काम किया है। इसी बात को लेकर कई दोषी तो सारा दोष विक्टिम पर डाल देते हैं कि उनकी वजह से ही ऐसा कुछ उसने किया है। मधुमिता पांडे की रिसर्च में तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेपिस्ट होते हैं वो अपने आप को इस बात के लिए समझा लेते हैं कि जो कुछ हुआ है वो कुछ जायज़ नहीं है, और इस बात को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। और इसी प्रकार मधुमिता पांडे की जो रिसर्च है उसने बताया कि एक 49 साल का जो दरिंदा था उससे अगर रेपिस्ट से जब बात हुई तो उसने 5 साल की लड़की के साथ रेप किया था। तो जब उसके साथ बात होती है तो उसका यही कहना होता है कि इस लड़की का और उसकी माँ का जो करैक्टर था वो गलत था, और ये उस इंसान को गलत काम करने के लिए उकसा रही थी, इसलिए उसने ये गलत काम किया है और इसको सबक सिखाना ज़रूरी था। और इसी प्रकार कुछ दोषी विक्टिम को ब्लेम करते थे। और मधुमिता पांडे ने कुछ और रिसर्च और भी लोगों पर रिसर्च की, जैसे और लोगों से भी पूछा रेपिस्ट से, और 65 ऐसे रेपिस्ट से जिन्होंने कत्ल किया हुआ था रेप के बाद, और उनसे जब मधुमिता पांडे ने पूछा तो उनका यही कहना था कि हाँ उन्होंने ये गलत काम किया है। कुछ लोग मान रहे थे और कुछ नहीं मान रहे थे। यही थिंकिंग देखने में सामने आई थी जब उन्होंने कुछ रेपिस्ट से इंटरव्यू की थी। और इसी प्रकार ज़्यादातर दोषी विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे दोषी ऐसा करते हैं। कुछ दोषी अपनी गलती भी मान लेते हैं और ये कहते हैं कि उनसे गलती हुई है। जिस प्रकार हर किसी के सोचने की जो शक्ति है, जो हर किसी के सोचने का जो मानक है और अलग अलग है, इसी प्रकार जो 49 ईयर का दोषी था, उसका यही कहना था कि उसने 5 साल की लड़की के साथ जो बलात्कार किया है, उसका कारण उस लड़की को सज़ा देना था और उसने ऐसा करके अपनी जो तड़ी है वो बना कर रखी है और उस लड़की के साथ अब कोई शादी नहीं करवाएगा। और यहाँ तक वो रेपिस्ट का कहना होता है कि मैंने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब वो वर्जिन नहीं है और कोई उससे शादी भी नहीं करवाएगा। लेकिन जब वो दोषी जेल से बाहर आएगा तो वो उस लड़की से शादी करवा देगा। इन बातों से पता चलता है कि रेपिस्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कंसेंट और रेप के बारे में, और यही कुछ सोच काम करती है। जैसे ये रेपिस्ट अपना मालिकाना हक जमा रहा है ऐसा कुछ करने के बाद भी। ये तो एक बात हुई। और अगर हम बात करते हैं तो जो रिसेंटली केस हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जो कोलकाता में केस हुआ है उसमें भी अगर हम बात करें तो जो दोषी इस केस में सामने आया है जिसका नाम संजय रॉय है, अगर उसकी बात करें तो वो दोषी की जो मेंटालिटी है वो भी काफ़ी गंदे वाली थी। जैसे वो जो था वो नशे का आदी था और जो बातें अभी तक सामने आई थी, तो उस दिन भी जब उसने ऐसा घिनौना काम किया तो उससे पहले उसने नशा किया हुआ था। तब वो शराब के नशे में था जब उसने ये सारा कुछ किया और यही बातें निकल कर सामने आ रही थी कि वो जो उसने नशे की हालत में गलत मूवीज़ भी फ़ोन पर बार बार देख रहा था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में आने के बाद वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है और इसी प्रकार उसको 4th मंजिल पर सेमिनार हॉल में ये डॉक्टर बिटिया दिखती है जिसके साथ वो ये सारा घिनौना काम करता है। और उसके पहले की अगर बात करें तो वो नशे में होने के कारण वो जैसे रेड अलर्ट एरिया से आता है और उसका दोस्त वहाँ पर जा आता है रेड अलर्ट एरिया में, लेकिन वो जाता नहीं, वो हॉस्पिटल में आ जाता है और नशे में होने के कारण वो शिकार ढूंढता है और जैसे ही उसको ये लड़की मिलती है वो दरिंदगी कर देता है और उसको बाद में मार देता है और आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाता है। इसी प्रकार अगर सोचने की बात करें तो नशे में होने के कारण शायद उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने क्या कुछ किया है, लेकिन जो लड़की की बॉडी पर निशान मिले हैं वो काफ़ी दरिंदगी भरे हैं, जिनसे ये सारी बात निकल कर सामने आती है कि उस टाइम क्या कुछ हुआ होगा और कितनी दरिंदगी के साथ उस लड़की को मारा होगा। क्योंकि जिस प्रकार उसकी बॉडी पर निशान है उससे यही पता चलता है कि उस लड़की ने काफ़ी जद्दोजहद की है खुद को बचाने के लिए और काफ़ी ये दोषी काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण उसने काफ़ी उसके मुंह पर मारा होगा, जिस वजह से उसकी जो चश्मा था लड़की का वो टूट जाता है और काफ़ी खून निकलता है आँख के आसपास और गर्दन के पास काफ़ी खून निकलता है और काफ़ी नाखूनों के निशान लड़की के बॉडी पर मिलते हैं। जो पोस्टमार्टम में सामने आता है कि जो निशान उसकी बॉडी पर पाए गए थे वो इसी दोषी के हैं और जो और भी टेस्ट किए जाते हैं वो सारे जो टेस्ट है वो इसी दोषी के यानी कि संजय राय के पॉजिटिव आते हैं, जिससे पता चलता है कि नशे की हालत में होकर उसने ये सारा घिनौना काम किया और लड़की कुछ कर ना सके और इसलिए बाद में वो उसको मार देता है। और इसी केस को लेकर अगर बात करें तो इस केस का रिजल्ट तो आने वाला है, दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर लोग इस पर बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि इस दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। लेकिन क्या फांसी की सज़ा बहुत है कि इस दोषी को फांसी की सज़ा होने के बाद आगे कोई ऐसा नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है। दोषी के दिमाग में क्या चलता है, उसको कैसे रिमूव करना है, ये बातें सोचने वाली है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते, लेकिन जैसे दरिंदगी के साथ बहुत सारे भारत में ऐसे केसेस आए हैं
इसके बाद रेप करने के बाद लड़की को मार दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है। और अगर इसी केस की बात करें तो कुछ ऐसे भी माहौल बनते हैं, जैसे आरजीकर हॉस्पिटल में लड़की को मार दिया जाता है और उसके बाद जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे जिन्होंने दरिंदगी की है उनको शायद पता होता है कि वो बच जाएंगे और कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। जैसे लड़कियां उनका क्या बिगाड़ लेंगी, इस बात को सोचकर भी दरिंदे अपनी दरिंदगी कर देते हैं। और इस बात की अगर बात करें तो आरजीकर कॉलेज में जो हुआ है उसमें जब ये सारा कुछ हो जाता है तो सुबह जब पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है तो जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है तो वो लगातार जो उस नज़दीकी एसएचओ होता है उसके साथ फ़ोन पर बात करते रहते हैं। और उसका घर, प्रिंसिपल का घर हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक होने के कारण भी वो बहुत लेट वहाँ पर पहुँचता है। और इन्हीं बातों से कुछ ये भी क्लियर होता है। तो ये वाला केस तो कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सामने आ सकता है, क्योंकि इस केस में लगता है कि शायद कुछ हॉस्पिटल में जॉब करने के कारण उस लड़की को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा शायद कि हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा है और उसको साइड पे लगाने के लिए शायद ये सारा कुछ प्लान रचा हुआ। ये सामने आना बाकी है। लेकिन जो वहाँ पर होता है, जैसे दूसरे ही दिन उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर लड़की की मौत होती है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है और काफ़ी सबूत मिटाने की बात सामने आती है। सीबीआई रिसर्च जब करती है, सीबीआई का यही कहना होता है कि जैसे ही दूसरे दिन जब कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़फोड़ की जाती है तो काफ़ी सबूत मिट गए लगते हैं, जिससे इस केस में काफ़ी वीकनेस आती है। और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं उस पर भी यही दोष लगता है कि उन्होंने किसी के कहने पर ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर बात करें तो ये केस तो किसी और तरफ जाता है। लेकिन अगर बात करें कि रेप केसेस भारत में बढ़ने का जो कारण है वो सामने आना ज़रूरी है। इस केस की अगर बात करें तो जैसे ही लड़की के घर वालों को बताया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आती हैं जिसमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ और भी है जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। क्योंकि जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो काफ़ी दरिंदा प्रवृत्ति का लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो शायद लड़की को उस हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी बातें पता चल गई थी जिसके लिए उसको साइड पर करने के लिए ऐसा किया हो। ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो लिस बेटी की आत्मा को शांति के लिए यही ज़रूरी है कि दोषी को फांसी तक पहुंचाया जाए। और लगातार लोग भी इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले और जो दोषी है वो फांसी तक पहुंचे और इस बेटी की आत्मा को शांति मिले। कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी दोषी, जो कि संजय राय ही माना जा रहा है, उसको सज़ा की तरफ लेकर जाएगी और उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। और देखना ये बाकी है कि बाकी के दोषियों को भी फांसी की सज़ा होती है या फिर वो बच जाते हैं। ये बात सामने आना बाकी है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो दोषी संजय राय ही माना गया है, जिसको के द्वारा ये बातें निकल कर सामने आई है कि उसने नशे की हालत में ये सारा कुछ किया है।